नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस हमलावर, बोली फिर से विचार करें मोदी। संरचनागत सुधार के तहत किया जाएगा निजीकरण, वित्त मंत्री का ऐलान। मजदूरों के साथ नहीं थम रहे हादसे, एमपी और यूपी में 30 की मौत। रेल मंत्री के ट्रेनों को मंजूरी न देने के आरोप को राज्यों ने बताया झूठा। अफवाह फैलाने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण को विस्तार से करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उन्हें सरकार के पैकेज से बहुत निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है और उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री इस पैकेज के बारे में फिर से सोचें। उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, 200 दिन के लिए मनरेगा और किसानों तक सीधे पैसे पहुंचाने के बारे में फैसले लेने चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम को दूसरे देशों को देखकर नहीं बल्कि देश की अपनी ज़रूरतों को समझकर फैसला लेना होगा। इसके अलावा राहुल ने कहा कि मजदूरों और किसानों को पैसे चाहिए, न कि लोन। उन्होंने कहा कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ उसको सुरक्षा देती है, ना कि उसको लोन देती है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी मजदूरों के हाथ में नकदी देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बड़े बड़े आंकड़ों को देकर गोले ज़रूर दाग रही है, लेकिन इसकी हकीकत हवाई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज के नाम पर लोन मेला लगाया जा रहा है। तो दरअसल ये जो कांग्रेस कह रही है, ये तमाम आर्थिक जगत के विशेषज्ञ कह रहे हैं, तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से पैकेज का जिस तरह से ऐलान किया था वो बड़ा स्वागत योग्य था कि एक बड़ा पैकेज उसने घोषित किया है और इससे अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से उसने इसके विवरण सामने रखे हैं उनसे पता चलता है कि सरकार कोई मदद ख़ास तौर से मज़दूरों और गरीब तबके के लिए नहीं देने जा रही है, सिवाय बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के और भविष्य की घोषणाएं करने के वो कुछ नहीं कर रही है। लोन देने की बात कर रही है, तरह तरह से कर्ज देने की बात कर रही है, लेकिन जाहिर है कि इस समय मज़दूरों को, गरीब लोगों को कर्ज की ज़रूरत नहीं है, सीधी राहत की ज़रूरत है, सीधी मदद की ज़रूरत है और वो कैश के रूप में ही हो सकती है, नकद के रूप में ही हो सकती है। और ये सरकार लोगों को पैसे देकर मदद करने से कतरा रही है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, क्यों सरकार का ये रवैया है। क्या उसे कारपोरेट जगत से इस तरह का फीडबैक मिला है या वो अपने दिमाग से सोच रही है। एक उसका अपने दिमाग का ये बनावट है कि लोगों को पैसा ना मिले, इस तरह से सोच कर। तो ये बड़ा एक दुखद पहलू उभर कर आया है। इस आर्थिक पैकेज से बड़ी निराशा फैल रही है। जो थोड़ा बहुत उत्साह प्रधानमंत्री की घोषणा से पैदा हुआ था देश में, वो अब साफ हो चुका है। अब लोगों को नहीं लग रहा है कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे आने वाली है और ये बड़ा दुखद है। सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि इस तरह के पैकेज से क्या सचमुच में अर्थव्यवस्था का उद्धार होगा, सचमुच में लोगों की मदद होगी। और अगर नहीं हो रही है, जो कि साफ दिख रहा है, तो उसे अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस के नेता भी आग्रह कर रहे हैं। अब अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपना निवेदन एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें। हम चाहते हैं कि हमारे और आपके संबंध और प्रगाढ़ हों और उसमें आपकी ये कवायद, ये मदद उपयोगी साबित होगी। तो आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार
अगले चरण की शुरुआत करेगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सामान्य भाषा में अर्थ यही है कि सरकार बची खुची जगहों में भी अपने हाथ खींच लेगी उनसे और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। सामान्य भाषा में कहें तो निजीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि कोयला खनन में कमर्शियल गतिविधि के लिए छूट दी जाएगी ताकि सरकारी एकाधिकार खत्म हो और जल्द ही 50 कोयला ब्लॉक खनन के लिए नीलामी भी कराई जाएगी। खनिज पदार्थ क्षेत्र में भी 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इसमें बॉक्साइट और कोयले के ब्लॉक की साथ में नीलामी हो, इसकी कोशिश की जाएगी। आज की प्रेस ब्रीफिंग में नागर विमानन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत 3 बड़े कदमों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय वायु क्षेत्र की पाबंदियों को सरल और सुगम बनाया जाएगा ताकि लोगों का समय बचे और ईंधन कम खर्च हो। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। अब आपने इतनी सारी घोषणाएं वित्त मंत्री की सुन ली हैं, आपको इसमें कहीं भी ये ध्वनि नहीं मिलेगी कि ये कोई राहत का पैकेज है। ये ऐसा लगता है कि ये पंचवर्षीय 10 वर्षीय योजना की एक प्रारूप सरकार पेश कर रही है। रिफॉर्म का इस समय कोई मतलब नहीं है, इस समय राहत के पैकेज की बात होनी चाहिए। लेकिन ये लगातार चौथा दिन है जब वित्त मंत्री इसी तरह के रिफॉर्म और परिवर्तन और योजनाओं को लेकर प्रेस के सामने आती हैं और कोई भी ठोस बात किए बिना चली जाती हैं। तो अब ये निराशा पैदा करने वाली बात हो गई है। ये सारी चीज़ें कायदे से बजट का हिस्सा होती हैं। बजट में इन पर चर्चा की जाती है। बजट में ये बताया जाता है कि सरकार किन क्षेत्रों में किस तरह से क्या काम करने जा रही है। ये आर्थिक पैकेज के ऐसा लगता है जैसे रोज़ एक बजट भाषण वित्त मंत्री पढ़ने प्रेस के सामने आती हैं, देश के सामने आती हैं। और ये भी एक कवायद ये भी लग रही है कि ये जो पूरा फैसले सरकार ले रही है वो कारपोरेट्स के दबाव में ले रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से वो प्राइवेटाइजेशन की ज़िद पकड़ी हुई है, जिस तरह से वो कोयला और दूसरे खनन क्षेत्रों में प्राइवेट लोगों को लाना चाहती है, इसमें बड़े कारपोरेट घरानों का ही फ़ायदा होना है। कोई छोटे मोटे कारोबारियों का कोई हिस्सेदारी नहीं है। खनन के क्षेत्र में वायु के जो उड्डयन क्षेत्र है, विमानन का क्षेत्र है, उसमें भी वही कर रही है। तो ये पूरी योजनाएं इनका कुछ भी लेना देना नहीं है इस अर्थतंत्र को रिवाइव करने से, आर्थिक संकट को दूर करने से। हो सकता है कारपोरेट जगत को कुछ और माल काटने के लिए मौका मिल जाए, कुछ और कंपनियां हड़पने का मौका मिल जाए, कुछ और ऐसे क्षेत्र हड़पने का मौका मिल जाए जो दुधारू हैं, जो अभी उनके हाथ में नहीं आए थे, लेकिन इस आर्थिक संकट का फ़ायदा उठाते हुए वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं या सरकार उनको तश्तरी में रखकर देने के लिए तैयार है। तो ये कारपोरेट और सरकार की मिली भगत इसमें ज़्यादा दिख रही है इस संकट का इस्तेमाल करने में। आपदा अवसर है, ये आम लोगों के लिए जुमला नहीं था, ये जुमला था कारपोरेट्स के लिए, सरकार के लिए। इनकी अपनी जो जुगलबंदी चल रही है देश को लूटने खसोटने की, उसके लिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, देशवासियों को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, कुछ बड़े घराने कारोबारी और उद्योगपतियों को फ़ायदा होने जा रहा है। और ऐसे मौके पर जब पूरा देश आर्थिक संकट से त्राहिमाम कर रहा है, हाहाकार कर रहा है, तब सरकार अपने एक दूसरे एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप जो खबरें देख रहे हैं उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कराते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारे कमेंट्स हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए। अगली खबर लेते हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके घर ले जा रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में अपने घरों के लिए निकले मजदूरों को ले जा रहे 2 अलग अलग वाहन शनिवार सुबह मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गए। दोनों ही हादसे बुंदेलखंड इलाके में हुए। हादसे में 4 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग जख्मी हो गए। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में भी एक सड़क हादसा हुआ जहां ट्रक की टक्कर से 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं।
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संवेदना जताई है। उन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने मरने वाले यूपी के मजदूरों के परिजनों के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है और बीजेपी से मांग की है कि वो 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। मजदूरों को लेकर ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में बीजेपी सांसद ने शाह से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए आवंटित करें। उन्होंने लिखा कि ये पैसा मजदूरों के परिवहन पर खर्च किया जाए, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूरों की छवि राजनीतिक रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। राज्यसभा सांसद ने लिखा, ये सब हमारे लोग हैं। तो राज्यसभा सांसद को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है, मजदूरों की चिंता नहीं सता रही है। वो प्रधानमंत्री से गुहार इसलिए लगा रहे हैं कि उनका वोट बैंक ना हिल जाए, उनकी पार्टी का वोट बैंक ना हिल जाए। तो इस वोट बैंक को बचाने के लिए कृपया प्रधानमंत्री अपने पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए निकाल कर इनकी मदद करें। ये तब है जब 52-53 दिन इस पूरे प्रवासी मजदूरों के इधर से उधर से जाने का हो गया है और अब 50 मजदूर दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और तरह तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल चुप है। इस तरह की सूखी संवेदनाएं प्रकट करने से किसी का भला होना नहीं है। अभी तक सरकार ने किसी तरह की मदद करने की घोषणा नहीं की है। ट्रेन भी बहुत बाद में चलाई गई हैं। तो ये बहुत दुखद पहलू है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इन दुर्घटनाओं पे बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहीं चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो दो तरह की अदालतें हैं। एक देश की सुप्रीम अदालत है जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है और एक हाई कोर्ट है जो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारा न्यायालय भी किस तरह से बटा हुआ है और किस तरह से विभाजित होकर सोच रहा है। ये प्रवासी मजदूरों की पीड़ा सबको एक तरह से परेशान नहीं कर रही है, ना ही वो इसके लिए सरकार को फोर्स कर रहे हैं न्यायालय कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि मजदूरों के साथ इस तरह के हादसे ना हो, उनको मदद मिले। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट से भी इन लोगों के लिए कोई सकारात्मक खबर नहीं आ रही। वो भी इनके बारे में कोई कुछ गंभीरता से नहीं सोच रहे। राजनीतिक दल, खासतौर पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और उससे जुड़े नेता केवल अपने वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रवासी मजदूरों की ये जो छवियाँ सड़कों पर दिख रही हैं वो परेशान कर रही हैं। उनके दुख, उनकी पीड़ा परेशान नहीं कर रही। अगली खबर का रुख करते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य अपने यहाँ पर्याप्त संख्या में श्रमिक विशेष ट्रेनों को आने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। गोयल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और रेलवे मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रतिदिन 300 ट्रेनें चला सकता है। उन्होंने कहा, मैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों से अपील करता हूं कि वे श्रमिक ट्रेनों को राज्य में आने की मंजूरी दें और अपने मजदूरों का स्वागत करें। रेल मंत्री के इन बयानों पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार के पास किसी भी ट्रेन के लिए अनुमति पेंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा, वास्तव में राजस्थान मजबूती से इसके पक्ष में था कि रेलवे को प्रवासियों के आवागमन के लिए ट्रेनों को चलाने की मंजूरी प्रदान करनी चाहिए, लेकिन मैं रेल मंत्री के बयान देखकर अचंभित हूं क्योंकि वे अपनी असफलता को राज्य सरकारों पर मढ़ने के हुनर में पारंगत हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने ट्वीट कर कहा, गोयल के बयान आधारहीन और तथ्यों से परे हैं। राज्य सरकार अब तक 30 ट्रेनें मांग चुकी है, लेकिन उसे केवल
14 ट्रेनें ही मिली हैं। हमने इन ट्रेनों के लिए रेलवे को 1.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसी भी राज्य और रेलवे की ओर से कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समाचार पत्र को बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल को गलत जानकारी दी गई है। राज्य ने 110 ट्रेनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC दिया है, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 50 ट्रेनें ही झारखंड पहुंची हैं। तो ये साफ लग रहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वो गैर बीजेपी सरकारों को टारगेट कर रहे हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि इन राज्यों की सरकारें प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं कर रही, उनकी पीड़ा को ध्यान में नहीं रख रही हैं। केंद्र सरकार तो बढ़ चढ़कर ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए हाजिर है, लेकिन यही लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ झूठ इसलिए लग रहा है कि ट्रेनों की मांग काफ़ी पहले से हो रही है, ट्रेनों को बाद में चलाया गया। ट्रेनों में इन मज़दूरों से, श्रमिकों से पैसे वसूलने का आइडिया भी रेल मंत्रालय का था, पीयूष गोयल साहब का था। और जब पोल पट्टी खुली तब उन्होंने कहा कि 85% केंद्र सरकार दे रही है, जबकि वो भी पूरी तरह से झूठ था। तो झूठ पर झूठ इस सरकार का एक तरह से एजेंडा बन गया है। झूठ के सहारे ये सरकार चल रही है। और पीयूष गोयल जो बोल रहे हैं वो तो महा झूठ है, क्योंकि ये बार बार सिद्ध हो चुका है कि राज्य सरकारें, ख़ासतौर से झारखंड की तो तारीफ़ ही की जा रही थी कि सबसे पहले उसी ने इसकी पहल की, सबसे पहले झारखंड के मजदूर ही तेलंगाना से आए, तो उस पर कैसे दोषारोपण हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल को भी पहले गृह मंत्री ने टारगेट किया था, अमित शाह ने, अब पीयूष गोयल भी टारगेट कर। तो ये साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार, उसके मंत्री राजनीति कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के नाम पर, क्योंकि सारा प्रवासी मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मा सरकार का बनता है। उसने जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद जो स्थितियां बनी उससे संभली नहीं। अब ये केंद्र सरकार के सिर पर आ गया, इसलिए वो विपक्षी दलों पर उसको टालने के लिए इस तरह के झूठ कर रही है, जो कि एक बहुत ही खराब, बीमार राजनीति का संकेत है। और अब आज की सबसे अंतिम खबर लेते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये दिखाती है कि ये सरकार और उसकी पुलिस किस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा को बचा रही है? क्या वो जानबूझकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि वर्मा के पुराने और भड़काऊ तस्वीर के साथ दिए गए ट्वीट को दिल्ली पुलिस गलत तो मानती है, पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से साफ इनकार कर देती है। दिल्ली पुलिस ने बस इतना किया है कि उन्हें आगाह करते हुए कहा है कि भविष्य में किसी तस्वीर को ट्वीट करने के पहले सच्चाई की जांच कर लें। दरअसल मामला ये है कि बीते 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल है। दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह वर्मा के इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर लगी है जिसमें बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ट्वीट किया गया कि क्या कोई धर्म कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस तरह के काम की अनुमति देता है? लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को पुराना और बदनीयत से भरा और अफवाह फैलाने के लिए ट्वीट किया बताया है। डीसीपी पूर्वी दिल्ली ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। बदनीयत से अफवाह फैलाने के लिए इस पुराने वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृपया अफवाह फैलाने और पोस्ट करने के पहले सच्चाई की जांच कर लें। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी नेताओं को इस पर शर्म आनी चाहिए कि वे लोग ऐसे नाजुक समय में नफरत और अफवाह फैला रहे हैं। तो ये दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस, इन सब का एक पक्षपातपूर्ण रवैया साफ दिखता है। अगर ये प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद ना होते, किसी और पार्टी के सांसद होते, तो आज उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई होती। हो सकता है उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया होता और हो सकता है उनको अरेस्ट भी कर लिया होता। लेकिन चूंकि वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके पहले भी दिल्ली चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत ही घटिया, आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया था, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की थी और उस कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की थी, जो कि दंगे भड़काने के लिए एक मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है। तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को बचाया गया है, जबकि वो
इस तरह से भी फिर से वही काम कर रहे थे जो पहले करते आ रहे थे। फिर से वो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, एक ख़ास समाज के धार्मिक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे थे, झूठ का सहारा लेकर, झूठे वीडियो का सहारा लेकर और घटिया ट्वीट करके। ये बड़ा दुखद है और ये भी दर्ज हो रहा है इतिहास में कि इस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली पुलिस किस तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रही है। गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय की बागडोर संभालने वाले अमित शाह का रवैया दो समुदायों और दो अलग अलग ढंग के विचारों या पार्टियों के लोगों के मामले में उनका दोहरा मानदंड क्या होता है, ये साफ दिख रहा है। तो मित्रों, बड़ी एक दुखद और क्षोभजनक खबर के साथ इस बुलेटिन को अब यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बड़ी खबरों का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।